हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने पहला वीडियो बनाया था कि सिविल सर्विस एग्जाम पर्टिकुलरली बीपीएससी एग्जाम क्या है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो बच्चे जरूर उस वीडियो को देखें। और आज की क्लास मैं उसके नेक्स्ट स्टेप को लेके आ रहा हूं कि जो बच्चा क्लास 12th दे चुका है, क्लास 12th का एग्जाम पास कर चुका है और यह सोचता है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करूं, तो अब यहां से मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा क्या स्टेप्स होना चाहिए। मैं आज की वीडियो उसी के बारे में लेके आया हूं। मैं धनंजय कुमार, जो सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपने यदि क्लास 12th पास कर लिया है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक एक करके मैं हर चीज को मूव करूंगा। बट सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि क्लास 12th जब मैं पास कर लेता हूं और ग्रेजुएशन के पहले ईयर में या दूसरे ईयर किसी भी ईयर में हूं, ठीक है, तो मैं जब पहले ईयर में जाऊं तो मेरा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं दूसरे ईयर में जाऊं तो मेरा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं थर्ड ईयर में जाऊं मेरा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बट सबसे पहले समझते हैं और जानते हैं कि हमें 12th के बाद ये तैयारी करनी ही क्यों चाहिए, वो फायदा हमें एक्स्ट्रा फायदा कैसे देगा। तो सबसे पहले कि जब आप उसको स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बाद, तो मैं कहूंगा यह आपका सबसे बड़ा स्मार्टेस्ट मूव है, सबसे बड़ा मूव होगा। क्यों? क्योंकि 12th के बाद जब वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, जब बच्चे ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं, आप एक स्टेप अहेड जा चुके हैं और आप अपना गोल फिक्स कर चुके हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सिविल सर्विस की एग्जाम की भी तैयारी करूंगा। और मुझे पता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद भी इतना समय मिल जाता है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपका ये सोचना ही, मैं कहूंगा कि ये आपका बहुत बड़ा मूव है, आपको बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे ले जाता है, आपकी दूरदर्शी सोच को दिखाता है, आपका विजन को दिखाता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला तो यही सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि एक अच्छी शुरुआत है, आप मैसिव हेड स्टार्ट मिल जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि ग्रेजुएशन जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की या बीपीएससी की या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, कि आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जब ग्रेजुएट होते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप क्लास 12th के बाद ये स्टार्ट हो गए, तो सोचिए कि जब बच्चा कोई ग्रेजुएशन में के बाद स्टार्ट कर रहा है और आप 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 3 साल का, आपको 3 साल पहले से आपकी शुरुआत हो गई। इसका मतलब जो बच्चा 3 साल बाद शुरू करने वाला है, आप उनसे 3 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि उन बच्चों से आप आगे हैं प्रिपरेशन में, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है। तीसरा फायदा यह है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप पे एक दबाव होता है, पूरा समाज, फैमिली यही सवाल पूछता है कि बेटा आप ग्रेजुएट हो गए, अब क्या करोगे, क्या नौकरी करोगे। और यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हमको क्या दिखता है कि बच्चे पे दबाव बढ़ता जाता है। यदि वो 3 साल के कोर्स में है तो माँ बाप 3 साल के बाद पूछते हैं या सोसाइटी पूछती है। और यदि 4 साल के आप इंजीनियरिंग में है तो माँ बाप पूछते हैं कि बेटा नौकरी मिली नहीं मिली, नौकरी मिली तो कितने हजार कितने लाख क्या मिला। ये सवाल आपको बहुत परेशान करता है। तो वहां पे आपको बहुत फायदा देगा कि जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन में नहीं है उन पे अब दबाव बहुत ज्यादा है कि हमको ग्रेजुएट हो गए, अब 1 साल के अंदर ही हमको पूरी प्रिपरेशन भी करनी है, निकालनी भी है। लेकिन यदि आपने 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया, 12th के बाद से, तो आप 3 या 4 साल में इतना प्रिपरेशन कर चुके हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं भी मिली है तो आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि एक अटेम्प्ट देंगे तो आपके चांस सिलेक्शन के ऑलवेज होंगे। आप प्रेशर में प्रिपरेशन नहीं होगा। जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। लेकिन जो बच्चा
पहले से प्रिपेयर स्टार्ट करेगा 12th के बाद, उसको ऑलवेज फायदा मिलेगा। आइए अगेन मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एकदम नए हैं, जो एकदम फ्रेश है, जो अभी तक प्रिपरेशन को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। मैं उन बच्चों के लिए अब वीडियो बना रहा हूं। आइए आगे हम चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करे यदि वो 12th पास कर गया है उसको और सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ग्रेजुएशन में नाम लिखा चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 3 भाग में आपकी पूरी प्रिपरेशन को बांटा है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो आइए सबसे पहले फेज 1 को समझते हैं। फेज 1 हमारा क्या है? फेज 1 हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है। पहला कॉलेज होता है, आप कॉलेज में जाते हैं, हमेशा मस्ती के मूड में होते हैं, होना भी चाहिए। कॉलेज में पहला ईयर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। आप एक नई दुनिया में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और एक फ्रीडम होती है, क्योंकि 12th तक जनरली देखेंगे तो माँ बाप आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको थोड़ा फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलती है। तो इस आज़ादी को यदि आप सही से यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मेरा ये नहीं कहना मस्ती मत करो, सब करो, लेकिन कुछ समय प्रिपरेशन के लिए भी निकाल लो। और फेज 1 में हम 3 बात बस बताएंगे जो आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए करना है। जो सबसे पहला बात मैं बताऊंगा कि जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए सिलेबस। जो यूपीएससी का सिलेबस हो या बीपीएससी का सिलेबस हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसके सिलेबस को पहले समझिए। सिलेबस क्या है? सिलेबस जो हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, आपको पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। आप पूरे सिलेबस को अच्छे से मैं कहूंगा एनालिसिस कीजिए, एकदम अच्छे से। और मैं कहूंगा यदि हर दिन एक स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये भी क्वेश्चन होता है, तो मैं कहूं कि यदि आप 3 घंटा डेली देते हैं, 3 घंटा डेली देते हैं, बहुत है। तो 3 से 4 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो मैं कहूंगा शुरुआत बहुत है। शुरुआत 2 घंटे से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज 3 से 4 घंटा बहुत है। तो इन 3 से 4 घंटे मैं कहूंगा, अब सिलेबस को आपको समझना है। तो ये नहीं कि एक दिन ऐसे गए सिलेबस लाए मार्केट से और ऐसे ही उलट गए, उलटना नहीं है 10 मिनट या 15 मिनट में। मैं कहूंगा हर दिन एक सब्जेक्ट को पकड़ो। मान ले हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 2 से 3 डे लगाओ, 2 से 3 दिन का पूरा सिलेबस देखो, ठीक है। ज्योग्राफी का फिर 3 से 4 दिन लगाओ। मैं कहूंगा हर सिलेबस पे एनफ टाइम दो। और मैं कहूंगा पूरे सिलेबस को समझने के लिए 1 मंथ आपको जरूर लगाना चाहिए। ये नहीं कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना। और 1 महीना यदि डेली 3-3 घंटे भी देते हो तो 90 घंटा। तो मैं कहूंगा सिलेबस को समझने में आप 90 घंटा लगाओ। जो व्यक्ति सिलेबस जितना अच्छा से समझेगा, अपनी प्रिपरेशन को आगे उतना ही अच्छा करेगा। सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चा सिलेबस नहीं समझता है, जल्दी जल्दी में आधा घंटा, 1 घंटा में, मैं 90 घंटा बोल रहा हूं। कुछ लोग हो सकता है बहुत हैरान भी होंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि जब आप किसी मैदान में उतरते हैं तो आपको सिलेबस पूरा A to Z अपने टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। तो पहला काम सिलेबस को आपको मीट करना है और सिलेबस की डिमांड को समझना है कि एग्जाम में क्या रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जब आप सिलेबस समझ लिए, सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो आपको एक और काम करना है। मैं यहां से कहूंगा एक और काम करना है, ठीक है, कि सिलेबस को समझ लिया। अब थोड़ा सा यहां पे मैं कहूंगा थोड़ा सा 2.1 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार पलट जाना है, पलट कर देख लेना है, ठीक है। नॉर्मली
एक बार कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, फील लेने के लिए, रेंज पता करने के लिए, कितना डीप जाता है पूरा। एक बार पीटी मेंस उसका उठाया, और हिस्ट्री के भी तो सिलेबस पता है, और पैटर्न को समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसके पीवाईक्यू को पलट कर एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है, यहां देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का डिमांड क्या है, यूपीएससी का डिमांड क्या है, बीपीएससी का डिमांड क्या है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे देगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है। और पूरे कॉलेज के पहले ईयर में शुरुआत आपकी इसी से होना चाहिए। जब आप ये दोनों काम कर लें तो उसके बाद आप आए एनसीईआरटी पे। ठीक है, पहले ही रेफरेंस बुक नहीं उठा लेना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। आपका मीडियम इंग्लिश हो, इंग्लिश उठा लीजिए, हिंदी है, हिंदी उठा लीजिए। और एनसीईआरटी भी कौन, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12, ये एनसीईआरटी को आप उठा लीजिए। ठीक है, क्लास 6 टू क्लास 12 ये एनसीईआरटी उठाकर आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी एकदम क्लास 6 से पढ़िए। ठीक है, तो पहले साल में हमने जब सिलेबस समझ लिया, उसके ट्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया, तो एग्जाम के डिमांड को समझ गए, और ये जब दोनों समझ गए तो उसके बाद एनसीईआरटी को उठाया और हम पढ़ना स्टार्ट किए। हिस्ट्री के एनसीईआरटी को उठाया, क्लास 6 के 7, 8, 9, या क्लास 6 के जो जो सब्जेक्ट हैं वो पहले क्लास 6 को हम खत्म कर लिए, फिर 7 को खत्म कर लिए, फिर 8 को खत्म कर लिए, फिर 9, ऐसे कर करके आप खत्म कीजिए। ठीक है, और मेरा यह मानना है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम सब्जेक्ट्स को देखें, मोटा मोटा। अगेन, पहले ईयर में ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है। मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को रीड कर जाइए। ठीक है, एक बार रीडिंग दीजिए। ठीक है, आप एक बार रीडिंग देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये तो ऐसे भी आपने क्लास 6 से 12 आपने पढ़ा ही है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी को दोबारा रीड करेंगे तो अब आप एक नए पर्सपेक्टिव से रीड करेंगे। क्या, सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए। तो मेरा कहना है कि इस एनसीईआरटी में आपको कम से कम कितना महीने देना है, तो 10 महीने देना है। 1 महीने मैंने लगा दिए कहाँ, सिलेबस को समझने में। 1 महीने मैंने कहाँ लगा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने में। तो 2 महीने में तो मैं एग्जाम के डिमांड को समझा कि सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। ये दोनों को जब समझ लिया तो उसके बाद हम एनसीईआरटी को मूव किए, और एनसीईआरटी को हमने पहले फेज में क्या किया, बस एक रीडिंग दी। तो इस तरह हम यहाँ पे टाइम कितना देंगे, 10 महीना। 10 महीना हम एनसीईआरटी को पढ़ने में लगाएंगे। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 12, और उसको रीड करना है। एक बार रीड किया, 2 बार रीड किया, 3 बार रीड किया, रीडिंग बार बार करना है उसको। ठीक है, ये नहीं हो सकता आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आप अपना डाउट्स नोट कर लीजिए, लेकिन आप अच्छे से उसको रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, अपने गुरु का सहारा लेंगे, किसी मेंटर का सहारा लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेंगे। यहाँ आपको जैसा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो पहले फेज में हमने बताया कि आप ये 2 चीजें कर सकते हैं, और पहले ही फेज में तीसरा एक और काम बाकी है जो आपको सीखना है, और वो क्या है, न्यूज़पेपर को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। तो मैं कहूंगा डेली, डेली 1 घंटा, 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, मैं कहूंगा शुरुआत आदत डालने के लिए आपको जो अच्छा लगता है पहले महीने में वो पढ़िए, लेकिन पहले महीने के बाद आपका फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए कहाँ, कहाँ, एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे एडिटोरियल में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब हमको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। उस पे हम लोग को काम करना है।
ठीक है? जब एडिटोरियल हम पढ़ेंगे तो हो सकता है हमको एडिटोरियल समझ में नहीं आए। बट यहाँ भी मैं कहूँगा कि आप रीड तो कीजिए, जब रीडिंग करेंगे तो 100% में कम से कम 10% तो समझ में आएगा। दुनियादारी की बात तो पता चलेगी, ठीक है? हो क्या रहा है दुनिया में ये तो पता चलेगा। तो मैं कहूँगा कि पहले साल में 3 काम बस करना है। पहला सिलेबस पढ़ना है, दूसरा उसके पीवाईक्यू को पढ़कर एक अंडरस्टैंड करना है, तीसरा आपको हमने देखा एनसीईआरटी स्टार्ट करना है और चौथा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। ये काम 1 साल में करना है। 3 साल जीएस पे 3 घंटे जीएस पे और 1 घंटा न्यूज़पेपर पे। डेली 4 घंटा आप देते हैं, मोर देन इनफ है पहले साल के। तो जब पहला साल आपका अच्छे से निकल जाता है, तब आप दूसरे साल की ओर पहुंचते हैं। सेकेंड ईयर में, पहले ईयर में एनसीईआरटी 6 टू 12 सिलेबस कवर कर लिया, पीवाईक्यू को एक बार देख लिया, तीसरा एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग हो गई, न्यूज़पेपर पूरे साल 1 घंटा पढ़ते रहे। ये आपको तैयार कर देगा नेक्स्ट लेवल के लिए। और नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? तो नेक्स्ट लेवल है ट्रांजिशन करना। कहाँ? रेफरेंस किताब को पढ़ना। जो किताबें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उस पे पढ़ना है। जैसे भारत की राज व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का बुक रमेश सिंह का, या आपको एनसीईआरटी हो या साइंस के लिए भी जो एक पर्टिकुलर बुक्स आती हैं, वो मैं बुक भी आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक आपको रेफरेंस बुक क्यों पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, सेकेंड ईयर में ही रेफरेंस बुक पढ़ें, पहले ईयर में एनसीईआरटी फोकस रीडिंग होगा। असली पढ़ाई अब स्टार्ट होगी सेकेंड ईयर से। पहले ईयर में तो हम खाली अपना कॉन्फिडेंस ला रहे थे, बेसिक कर रहे थे। जब बेसिक्स हो गए तो अब सेकेंड ईयर में आप रेफरेंस बुक पढ़िए। हमने आपको बताया है यहाँ पे कि इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए और पढ़िए। आपको बहुत ही आसानी से, मतलब हो सकता है बहुत चीज समझ में नहीं आए, बट आप जब पढ़ेंगे तो आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? इतिहास पढ़ना है मॉडर्न, तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ें प्लस एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी। ठीक है? तीसरा इकोनॉमी की है तो रमेश सिंह और एनसीईआरटी क्लास 11-12, ये रेफरेंस बुक है। ठीक है? आप इसको पढ़ सकते हैं। वही ज्योग्राफी का देखेंगे तो एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग, इसको पढ़ लेंगे तो आपका रेफरेंस बुक जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं मेनली 4 बुकों की बात कर रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 बेस है आपका। यदि चारों बेस पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये यदि आपका मजबूत है तो मैं मानता हूं कि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है? तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप रेफरेंस बुक डिसाइड कीजिए। रेफरेंस बुक मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए। मैं उसकी फोटो भी डालूंगा, आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसके बाद हम लोग का क्या करना होगा। अब 2 साल बीत गया, मतलब 12 महीने आपने लगाए सिर्फ एंड सिर्फ रेफरेंस बुक को कंप्लीट करने में। ठीक है? और ये मैं कहूंगा सेकेंड स्टेज ऑफ रीडिंग होगा, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग चालू हो जाएगी। एंड अब आ गया तीसरा ईयर, फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर कमाल का होगा, जहां अगले साल आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे। तो मैं वहां कहूंगा कि सबसे पहले अब फिर से जाइए कहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जबकि पहली बार पहले साल में भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था, एक बार रीड किया था, एग्जाम के डिमांड को अंडरस्टैंड किया था, लेकिन वो पहले ईयर में किया था, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, आप उतने मैच्योर्ड नहीं थे। लेकिन तीसरे साल आते आते आप बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता होगा मुझे उसमें से क्या लेना है और क्या छोड़ना है, मुझे उसमें कितना इन डेप्थ जाना है, कितना जनरल बेसिक से लेकर हमको अंदर तक क्वेश्चंस को देखना है, उसमें से मेंस का मेरा अप्रोच क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ आपको जो 2 साल में आपने पढ़ा, यहाँ आपको डिटेल में जाके ट्रेंड बताएगा, एनालिसिस करके होगा। तो ये अब जब तीसरी ईयर में पहुंचे हैं, जब एग्जाम के आप क्लोज हैं, 1 साल बाकी है, तो मैं कहूंगा अब एकदम आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम मतलब पूरी प्रिपरेशन के लिए 2 साल बेसिक्स बन गया। अब जब आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर उठा के देखेंगे और सिलेबस के अनुसार मैच करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आने लगेगा कि मैं कैसे चीजों को लेकर आगे जाऊं,
मेरे को कैसे कौन सा एरिया जो 2 साल में मैंने किया उतने अच्छे से किया, नहीं किया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वंस अगेन अपने पुरानी जो गलतियां की हैं उसको सुधारने में मदद करेगा। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे साल में आपका चालू होता है क्या? आंसर राइटिंग। क्योंकि आप एनसीईआरटी पहले ईयर में 2-3 बार पढ़ चुके, दूसरे ईयर में रेफरेंस बुक पढ़ चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के डिमांड पता चल गया। ठीक है? अब आंसर लिखना है, क्योंकि पीटी तो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेजर जो आपको रैंक दिलाएगा वो मेंस है। तो ये पूरा साल आप फोकस किस पे कीजिएगा? आंसर लिखने पे। जो आपने पढ़ा प्रीवियस ईयर खोलिए, आंसर लिखिए और किसी अच्छे गाइड से, किसी अच्छे मेंटर से आप चाहें तो मुझे भी आंसर भेज सकते हैं। मैं इस जिन बच्चों ने अभी तक आंसर भी लिखा है, इसी चैट बॉक्स में आप आंसर भेजेंगे, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है? आप ज़रूर भेजिएगा अपना आंसर, मैं ज़रूर चेक करूँगा। तो आप अपना आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग में कुछ नहीं, डेली 2 क्वेश्चन, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है, 2 क्वेश्चन को लिखना है और किसी मेंटर से मिलके उसको इवैल्यूएट कराना है और जो फीडबैक देंगे वो अगले दिन में सुधार लेना है। हर दिन 2 क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं आपको 1 मंथ में कॉन्फिडेंस बहुत हाई आ जाएगा। 2 महीने में आप दौड़ने लगेंगे और तीसरे महीने में आप कहेंगे कि मैं आप कोई भी क्वेश्चन दोगे, मैं उसका 40% मिनिमम मार्क्स तो जरूर ले आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आप आ जाएगा यदि हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन आप लिखते हैं और उसको फीडबैक जो मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पूरा मैं कहूंगा यहाँ 10 महीने आपका फोकस कहाँ होगा? आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग पे यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन करने का कोई हक नहीं है, आप ये एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये काम होगा। अब तीसरा फाइनल ईयर में क्या आपका काम होगा? तो अब आपने क्या पढ़ा, आपने क्या लिखा, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है? आप क्या एग्जाम के लिए तैयार हैं? ये आपको कौन बताएगा? टेस्ट सीरीज। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, चाहे हमारा पीटी का प्रयास टेस्ट सीरीज हो या मेंस का भी टेस्ट सीरीज हो, आप उस टेस्ट सीरीज को दीजिए और देखिए कि एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। मल्टीपल जगह आप टेस्ट दीजिए, मल्टीपल टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपने आप को चेक करें बिफोर कि यूपीएससी और बीपीएससी आपको चेक करें। तो सबसे पहला काम है अपने आप को एग्जाम जाने से पहले इवैल्यूएट करना, चेक करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने तीनों साल का डिस्कशन किया। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। पहले साल में सबसे पहला काम है डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना। वो कैसे पता चलेगा? सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर पहले साल में एनसीईआरटी पढ़िए 10 महीना, उसको 3-4 बार रीड कीजिए क्लास 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद उसी साल एक एक घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे क्या होगा? आप प्रिपरेशन के बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसी को फिर सेकेंड ईयर में रेफरेंस बुक से कंप्लीट कीजिए। रेफरेंस बुक से सारी चीजों को कंप्लीट कीजिए। हमने कुछ बुक्स के नाम भी बताए। तीसरे ईयर में आपको क्या करना है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से समझना है, सिलेबस को समझना है और आपको क्या करना है? तो आंसर राइटिंग करना है। और जब आंसर राइटिंग हो जाएगा तो जो पिछला 2.5 साल आपने काम किया है उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्या काम है। क्लियर है? इन्हीं बातों को देते हुए मैं ये 3 पॉइंट लिखा हूं। ध्यान से देखिएगा ये 3 पॉइंट। पहला कहता हूं लिमिट योर रिसोर्स। मेरा मानना है एग्जाम के फेलियर में सबसे बड़ा कारण है टू मेनी मेंटर्स एंड टू मेनी बुक्स। तो इसीलिए पहले अपने रिसोर्स को लिमिट करो। ठीक है? मैं ये गोल्डन रूल बता रहा हूं, 3 गोल्डन रूल बता रहा हूं आपको। पहला ये नहीं कि बुक का ही अब 50 बुक खरीद लिया और पढ़ एक भी नहीं रहे। नो 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 नो। लिमिट योर रिसोर्सेस। कम से कम बुक, उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना। दूसरा, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। मैंने कहा कि पहले ईयर में भी एनसीईआरटी 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े। ठीक है? उसी को फिर रेफरेंस बुक से पढ़े।
तो रिवीजन बार-बार होगा, तो आपको चीज़ें कंसोलिडेट करने लगेंगी। और तीसरा कहता है कि ऑलवेज़ एक किताब को 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, रेदर देन कि 10 किताब को 1-1 बार पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं। एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, कम किताब पढ़ो लेकिन उसको बार-बार पढ़ो। वही आपके नॉलेज बनाएगा, उसको कंसोलिडेट करेगा और आपको हेल्प करेगा आंसर लिखने में। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। मैंने कोशिश की कि 12th के बाद आप अपनी तैयारी कैसे करें, इसमें आपकी थोड़ी-सी मदद कर सकें। ठीक है? और आपको कैसा लगा? आप और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ? उन सब बच्चों के लिए जो अभी इस एग्ज़ाम को जानते नहीं हैं। आपको कोई भी समस्या हो, आप इस चैट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।